मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना से पिछले वर्षों में जो विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम एक क्रम से इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हमने कुछ मॉडल क्वेश्चंस भी इसमें शामिल किए हैं तो उन्हें भी हम देखेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए एक क्रम से हम शुरू करते हैं। तो यहाँ स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिखेंगे और वो प्रश्न किस एग्जाम में किस वर्ष पूछा गया था ये भी आपको दिखेगा, और जो मॉडल क्वेश्चंस होंगे उसमें ये आपको नहीं दिखेगा कि वो किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो मॉडल क्वेश्चंस को भी जैसा कि मैंने आपको बताया हमने रखा है। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। ये आईएएस 2017 में प्रश्न पूछा गया है। जल्दी से इसका उत्तर बताइए। तो देखिए, संविधान की प्रस्तावना पढ़ाते समय मैंने कम से कम 4 से 5 बार इसका जिक्र किया कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत संविधान की प्रस्तावना में प्रतिबिंबित होता है। जहां पर संविधान का कोई प्रावधान अस्पष्ट नहीं होता है, समझ नहीं आता है, तो वहां प्रस्तावना को ही देखा जाता है, क्योंकि प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है और यह इसी में उनके मत प्रतिबिंबित होते हैं। तो पहले का हमारा उत्तर है ए, उद्देशिका। दूसरा प्रश्न, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। तो नीचे कूट दिया गया है, अब आपने इसे ठीक से पढ़ लिया होगा। तो ये देखिए सीडीएस में पूछा गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीडीएस में, एनडीए में इस समय बड़े अच्छे प्रश्न जो है देखने को मिल रहे हैं, तो उसको भी हमने अब इसमें शामिल किया है। तो जितने हिंदी पट्टी के पीएससीज हैं उनके प्रश्नों को तो हम देखेंगे ही, जैसे कि एमपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा यूपीएससी के भी प्रश्नों को हम देख रहे हैं। अब सीडीएस, एनडीए को भी इसमें हमने शामिल किया है क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न इससे बनते हैं। ठीक है, तो आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा, आपने अपना उत्तर भी देख लिया होगा। तो आइए एक एक करके देखें। तो यहाँ पर पहला है वर्ड उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, तो नॉन जस्टिएबल है, इन्फोर्सिएबल नहीं है। संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल के आधार पर आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, ये अस्पष्ट रूप से बात कही गई है। हम जानते हैं, हमने जब प्रियम्बल को पढ़ा था तब भी इसकी बात की थी। लेकिन इसमें भाषा देखिए, इसमें जो लैंग्वेज का प्रयोग किया गया, उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। तो उद्देशिका में जो लिखी गई बातें हैं वो न्यायालय में इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन उद्देशिका में कई बातें ऐसी लिखी गई हैं जो कि मौलिक अधिकारों में भी लिखी गई हैं। तो मौलिक अधिकार में अगर कोई बात लिखी गई है तो वो क्या है? वो जस्टिएबल है। अब जैसे विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात उद्देशिका में की गई है और हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 में भी बताया गया है। तो कहने का मतलब है कि उद्देशिका में जो बात लिखी गई है, अगर वही बात मौलिक अधिकारों में भी है तो वो क्या है? वो जो है न्याय योग्य है, जस्टिएबल है, उसके आधार पे हम कोर्ट जा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत अच्छा वर्डिंग यूज किया गया है कि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन उद्देशिका में लिखी बात, अगर कोई बात मौलिक अधिकार में भी लिखी गई है तो क्या है? वो तो इन्फोर्सिएबल है ही, वो तो जो है न्याय योग्य है ही। तो पहली बात तो ये कथन क्या है? ये सत्य है। देखिए, हम क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं तो थोड़ा डीप में घुस करके अर्थ को हम समझेंगे। ठीक है, ये केवल हम क्विज के लिए नहीं कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन डिस्प्ले कर देंगे और आप जो है उसका उत्तर तलाशें। ठीक है। दूसरा, उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल, उद्देशिका संविधान के 5 आदर्श बताती है।
यानी भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, भारत का स्वरूप क्या होगा, संविधान का दर्शन क्या होगा, ये सब जो है, और आकांक्षाएं भी बताती है, यानी संविधान का उद्देश्य क्या है, उसका लक्ष्य क्या है। तो उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है, बिल्कुल। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है, बिल्कुल। पहली ही लाइन है, हम भारत के लोग। तो ये तो सोर्स को ही स्टेब्लिश कर रही है पहली लाइन, कि शक्ति कौन दे रहा है संविधान को, तो हम भारत के लोग दे रहे हैं। कौन अंगीकृत कर रहा है, तो हम भारत के लोग अंगीकृत कर रहे हैं। कौन आत्मा अर्पित कर रहा है, तो हम भारत के लोग। ठीक है, तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है, और यहां पूछा जा रहा है कि कौन कौन से सही हैं। तो हम निसंकोच ये कहेंगे कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और तीसरा भी सही है। ठीक है, तीसरे प्रश्न पे हम आ गए। भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उद्देशिका संविधान का एक अंश है, इसमें संविधान के उद्देश्य का उल्लेख है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। शब्द निरपेक्षता सदैव उद्देशिका का एक अंश था। अब क्या पूछा जा रहा है, भारत के संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो उद्देशिका संविधान का एक अंग है, यह स्पष्ट है। इसमें संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल किया गया है। 1976 में उद्देशिका में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, जी हां जोड़ा गया था। शब्द पंथ निरपेक्ष सदैव उद्देशिका का अंश था, असल में यही गलत है, क्योंकि इसे भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से भारत के संविधान में जोड़ा गया था, यानी प्रस्तावना में जोड़ा गया था। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर हो गया तीसरे का। चौथा, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है। ठीक है, तो विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। तो निश्चित रूप से संविधान की प्रस्तावना को याद करना बहुत जरूरी है। अगर संविधान की प्रस्तावना आपको याद है तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे ही हैं जो केवल संविधान की प्रस्तावना को याद करके ही आप हल कर सकते हैं। और देखिए कितने बड़े एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है, आईएएस में पूछा गया है, और यह कोई पुराना प्रश्न नहीं है, 2017 में पूछा गया है। ठीक है, तो निश्चित रूप से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है प्रस्तावना में, स्वतंत्रता नहीं है। न्याय की बात है तो बी इसका जो है सन्निविष्ट नहीं है, आर्थिक स्वतंत्रता उसमें नहीं दिया गया है प्रस्तावना में। आ गए हम 5वें प्रश्न पे। भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। ठीक है, तो अब ये पूछा जा रहा है, ये सब स्पष्ट करके मैंने आपको जो है बताया था। तो क्या स्थिति थी, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये पूछा जा रहा है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में क्या वर्डिंग थी। तो मूल संविधान की प्रस्तावना में वर्डिंग थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ये 3 शब्द थे। बाद में क्या हो गया, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य हो गया। तो हमारा जो है 5th का जो उत्तर है वो है सी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है। मैंने इन सबको अलग अलग करके आपको जो है बताया था। अब देखिए ये प्रश्न आ गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, 3 प्रकार का न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार का भातृत्व यानी बंधुत्व 2 प्रकार का, समानता 2 प्रकार की और भातृत्व 1 प्रकार का, यानी जो है ये हमारा उत्तर हो गया 3, 5, 2, 1। आइए यहां पे देखिए,
यहां पे आप जो देख रहे हैं ये इंग्लिश में जो है ये मूल हमारी प्रस्तावना है। इसमें क्या क्या वर्ड है आप देखिए, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, यही 3 शब्द हैं। जबकि हम अगर यहां पे देखें जो कि अपडेटेड है, इसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद 2 शब्द आ रहे हैं, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष। इसके बाद आ रहा है लोकतंत्रात्मक गणराज्य, जो पूर्व में हमने प्रश्न पूछा था उसका। तो यहां क्या लिखा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो 3 प्रकार के न्याय हो गए, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई, विचार 1, अभिव्यक्ति 2, विश्वास 3, धर्म 4 और उपासना 5। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो 2 प्रकार की समता की बात हो रही है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और क्या कहा जा रहा है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। तो 1 प्रकार की बंधुता। ये यहां पर अलग अलग करके मैंने आपको सारी बातें जो है बताई थी। ये भी बताया था कि स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व का ये विचार फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में, भारत की संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही है? पहला, उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में अपनाए गए। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। तो बड़े बड़े स्टेटमेंट वाले प्रश्न जो है आप देख रहे हैं कि पूछा जा रहा है। अब यहां पे एक एक करके हम देखते हैं, मुझे उम्मीद है आपने पढ़ लिया होगा। तो उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित किया गया था और संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, जो अंततः उद्देशिका बना। निश्चित रूप से इसीलिए तो प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है। ठीक है, उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, निश्चित रूप से लिया गया था। और उद्देशिका में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है वो ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रभावित है। समाजवादी एवं पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा अपनाए गए थे, तो निश्चित रूप से यह भी सही है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। तो यहां पे देखिए एक चीज समझ लीजिए, यहां 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हम अगर विकल्पों को देखते हैं, ऑप्शंस को देखते हैं, तो हमें यह दिख रहा है कि हर जगह 3 ही दिख रहा है। ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि ये चारों ही सही हो जाएं। ठीक है, उसका कारण यह है कि उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है। तो अगर उद्देशिका ही समाहित कर ले तो मूल अधिकार अलग से लिखने की जरूरत नहीं। लेकिन मूल अधिकारों में कई ऐसे प्रावधान हैं जो उद्देशिका में भी लिखे गए हैं, ये पढ़ते हुए आप समझ रहे होंगे। तो अगर ये 4 ऑप्शन हो जाते तो परेशानी हो सकती थी, लेकिन यहां देखिए 3 ऑप्शन हैं। तो जो सीधे सीधे बात है उसको सबसे पहले पकड़ना, और ऐसे में 1 2 3, और जब 1 2 3 तो यहां पे ए हमारा 7th का उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है। जल्दी से इसे देख लीजिए। भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष की सकारात्मक अवधारणा को मूर्त रूप देता है, बिल्कुल देता है। मैंने 3 प्रकार के राज्य आपको बताए। एक जो धर्म का विरोध करता है, यानी नास्तिक राज्य है, जो न स्वयं कोई धर्म मानता है न उसके नागरिक मानते हैं। एक वो राज्य जो कि धर्म आधारित राज्य है, यानी राज्य का ही वहां पे धर्म है। और तीसरा मैंने ये बताया कि धर्मनिरपेक्ष सेकुलर राष्ट्र। हालांकि सेकुलर का जो अनुवाद अब होता है वो पंथ निरपेक्ष है, तो सेकुलर राष्ट्र वो है जहां धर्म और राजनीति का अलगाव है। तो राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, लेकिन उसके नागरिक
किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, यहां तक कि उसका प्रचार भी कर सकते हैं। तो यहां पे क्या है कि भारतीय संविधान में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा को रूप में लिया गया है। फ्रांस में स्टेट जो है सेकुलर, लेकिन वो विरोध करता है, नकारात्मक अवधारणा है वहां पे। तो जो धर्म है उसका जो है स्टेट के रूप में उसका सम्मान है, आप कर लीजिए, राज्य उसका विरोध नहीं करेगा आपकी धार्मिक मान्यताओं का, ठीक है। तो हम कहते हैं कि भारत में पंथ निरपेक्षता की सकारात्मक अवधारणा प्रचलित है। और दूसरा स्टेटमेंट तो ये सही है। दूसरा, भारतीय संविधान लोकतांत्रिक और साम्यवादी दोनों प्रकार के समाजवाद का प्रावधान करता है। इसे भी मैंने आपको बताया कि समाजवाद को साम्यवाद से जोड़ करके ही देखा जाता है, लेकिन भारत में जिस समाजवाद का प्रयोग किया गया उसे लोकतांत्रिक समाजवाद कहा गया, और जिसका लक्ष्य है कि लोग गरीबी को दूर करना, लोगों का अधिकतम कल्याण करना, सारी चीजें, ठीक है। तो इसमें से भैया हमारा केवल एक स्टेटमेंट सही है और वो है केवल एक, ये गलत है, ठीक है। भारतीय संविधान लोकतांत्रिक समाजवाद की बात तो करता है लेकिन साम्यवादी समाजवाद की बात नहीं करता है, ठीक है। 9वें प्रश्न पे हम आ गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से क्या प्रकट करती है? यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को अगर आप पढ़ लेंगे तो क्या क्या चीजें आप जान जाएंगे, ये कहा जा रहा है। तो प्राधिकार का स्रोत, यानी संविधान के प्राधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, उद्देश्य, अंगीकार करने की तिथि। मैंने जो है एक चार्ट बना करके अलग से यहां पे स्पष्ट रूप से बताया था, ऐसे हम अलग अलग करके पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो, इस प्रकार से हम चीजों को समझते हैं। यहां देखिए जो हमने पढ़ा था 2.5 घंटे में प्रियम्बल, उसकी एक स्लाइड है। यहां पे क्या लिखा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना 4 मूल तत्वों को स्पष्ट करती है। एक ही स्लाइड पर इसको लिखा गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। संवैधानिक शक्ति का स्रोत क्या है, यानी संविधान शक्ति प्राप्त कहां से करता है। राज्य या शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या है, इसी को मैंने कहा कि संविधान के 5 आदर्श, इसी को मैंने कहा कि संविधान का स्वरूप, इसी को मैंने कहा भारत की प्रकृति। कई वर्ड्स का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप जो है प्रश्न को देखकर घबरा न जाएं। तो राज्य या शासन व्यवस्था का स्वरूप क्या होगा, संविधान के उद्देश्य या लक्ष्य क्या है, और संविधान के लागू होने की तिथि। ये 4 मूल तत्व हैं प्रस्तावना के। ये 4 बातें प्रस्तावना हमें बताती है। तो यहां पे आप देख लीजिए, प्राधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, उद्देश्य, अंगीकार करने की तिथि। इसका मतलब है कि 1, 2, 3 और 4, तो हमारा उत्तर है ए। 9th का जो हमारा उत्तर है वो है ए। अच्छा, अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की प्रस्तावना के तत्व हैं? संविधान के अधिकार का स्रोत। अब देखिए, अब इसी प्रश्न को जो पीछे आपने देखा उसी प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया, प्रश्न वही है। संविधान के अधिकार का स्रोत, भारतीय राज्य की प्रकृति, संविधान के उद्देश्य, संविधान लागू होने की तिथि, तो ये सब बताता है। तो 1, 2, 3 एंड 4 यानी ऑल ऑफ द एबव। अगला, भारतीय संविधान की उद्देशिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या क्या कथन है भैया? उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता। उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पूछा यह जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही नहीं है। तो सही नहीं पूछा जा रहा है एग्जाम में, सही है या सही नहीं है, इसी के चक्कर में 1-2 प्रश्न गलत हो जाता है। तो इस लाइन को अच्छे से पढ़ना कि आखिर पूछा ही क्या जा रहा है। अब हमने देखा, प्रश्न बहुत अच्छा लगा, हमने ये भी समझा कि हमें आ भी रहा है, बस खटाक से हम आ गए, ठीक है। तो पहला ये कि उद्देशिका को संविधान का भाग नहीं माना जाता है, ये गलत है।
उद्देशिका को संविधान का अंग वर्तमान में माना जाता है। केशवानंद भारती के मामले में यह निर्णय आया कि उद्देशिका संविधान का एक अंग है, जबकि बेरूबारी मामले में यह उत्तर आया था कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, लेकिन वर्तमान में उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना जाता है, उसका अंग माना जाता है, उसका भाग माना जाता है। दूसरा, उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। तो मैंने स्पष्ट रूप से यह बताया था कि उद्देशिका न तो संसद की शक्तियों को नियंत्रित करती है और न ही संसद को कोई अधिकारिता देती है, न तो उसकी शक्ति को नियंत्रित करती है, न तो उसे कोई शक्ति देती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है कि उद्देशिका विधायिका की शक्तियों को नियंत्रित करने का कार्य करती है। लेजिस्लेचर की बात हो रही है, नहीं करती है, न तो शक्ति देती है, नहीं तो नियंत्रित करती है। तीसरा, उद्देशिका उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है, जिसे पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो ये तो सही है। तो 2 गलत है, 1 गलत है और 2 गलत है, और ऐसे में बी हमारा 11th का उत्तर है। 11th का जो हमारा उत्तर है वो है बी। यहां पे आप देख सकते हैं, ऐसे प्रश्न पूछ करके जैसे एकदम सरलतम तरीके से प्रियम्बल को मैंने पढ़ाया था। यहां आप देखिए कि क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, ऐसे प्रश्न पूछकर उसका उत्तर। और बेरूबारी को तो हमने बहुत घुस करके जो है समझा था कि बेरूबारी असल में है क्या, क्या मामला था, कैसे बेरूबारी मामले में प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं है, इसका भी उत्तर हमने खोजा था कि ये प्रश्न उठा कैसे बेरूबारी मामले में। बेरूबारी मामला तो भारत और पाकिस्तान के बीच भूमि हस्तांतरण का समझौता था, तो इससे कैसे ये पूरा मामला उठा। और उसके बाद जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के बाद प्रस्तावना में क्या क्या शब्द जोड़े उसको भी हमने देखा था। और इसके बाद यहां देखिए कैसे एकदम स्पष्ट तरीके से आप लोगों को ये बातें समझाई गई थी कि प्रस्तावना न तो विधायिका यानी संसद की शक्तियों का स्रोत है और न ही उसकी शक्तियों पर प्रतिबंध लगाती है। देखिए ऐसे एकदम अलग से इसको जो है लिख करके समझाया गया कि ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इससे जो प्रश्न पूछा जाए प्रस्तावना गैर न्यायिक है। तो मैं समझता हूं अभी तक जितने प्रश्न या तो पिछले वर्ष में पूछे गए, एनडीए में पूछे गए, सीडीएस में पूछे गए, आईएएस में पूछे गए, वो सब आपका कवर उस लेक्चर से हुआ है। और कई तो हमने नए प्रश्न भी लिए, मॉडल क्वेश्चंस, उनका भी उत्तर आप दे पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। अगला, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। देखिए वही प्रश्न आ गया, बेरूबारी विवाद, एके गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद। तो निश्चित रूप से ये जो है इतना दूर दूर विकल्प दिए गए हैं कि इसमें जो है ये तो आसान ही है, केशवानंद भारती विवाद। ठीक है, यहां देखें आप तो पूरा जो है बताया गया है कि केशवानंद में क्या कहा गया, बेरूबारी में क्या कहा गया, सारी बातें हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, और संविधान के पाठ में कहीं नहीं। यूपी पीसीएस मेंस 2004 और यूपी यूडीए एलडीए प्री 2002। देखिए स्पष्ट रूप से संविधान के 5 आदर्शों को पढ़ाते हुए, संविधान की आकांक्षाओं यानी उसके उद्देश्यों यानी उसके लक्ष्यों को पढ़ाते हुए भी मैंने हर के साथ जो है मौलिक अधिकार में उससे रिलेटेड क्या प्रावधान है, या राज्य के नीति निदेशक तत्वों में क्या प्रावधान है, या मौलिक कर्तव्य में क्या प्रावधान है, ये बताते हुए चल रहा था। और उससे आपको ये आइडिया होना चाहिए कि ये सी इसका उत्तर है, मूल अधिकारों में भी, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भी यानी डीपीएसपी में भी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी, और मौलिक कर्तव्यों के भी अध्याय में है। तो सी हमारा इसका उत्तर है।
अब आ गए अगले प्रश्न पे। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? ये भी मैंने बताया कि ये सब भी पूछा जाता है। आप देखिए 2, 3, 1, 4। अगर आपको याद है तो देखिए आप बहुत आराम से जो है इसका उत्तर दे लेंगे। और अब आप ये कहेंगे कि पहले ये सब पूछा जाता था, अब नहीं पूछा जाता है, तो आप देखिए यूपी पीसीएस मेंस 2016 की ही बात है, और 16 को तो हम लेटेस्ट ही मानेंगे। ठीक है, तो 3 आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो हमारा उत्तर 14 का जो होगा वो होगा बी, 3। अच्छा, अगला, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? अब ये बताइए, ये आईएएस 2013 का प्रश्न था, और जहां तक मुझे याद है 13 का पेपर काफी टफ था, 13 का भी, 14 का भी, 12 का भी, उससे के बाद थोड़ा सा आसान हुआ। उद्देशिका और मूल अधिकार, उद्देशिका और राज्य के नीति के निदेशक तत्व, मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व, और उपरोक्त में से किसी में नहीं। अब किसी दूसरे एग्जाम का पेपर होता तो केवल उद्देशिका आ जाता, आप खटाक से टिक लगा करके निकल जाते, आपको लगता कि वो काम तो मेरा जो है हो ही गया। लेकिन अब ये जो है आईएएस का पेपर है तो ये इतना आसान नहीं होगा। क्या पूछा जा रहा है? भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किस में उपबंध किया गया है? उद्देशिका और मूल अधिकार में किया गया है, उद्देशिका और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में किया गया है। 20 का उत्तर है, देखिए, पढ़ते हुए समझते हुए अपने दिमाग को जो है भी संचालित रखिए। पहली चीज तो है कि जब हमने बात किया था आर्थिक न्याय की तो इसमें स्पष्ट रूप से मैंने बताया आपको था कि डीपीएसपी इसकी बात करता है। मैंने प्रॉपर आपको जो है अनुच्छेद भी बताया था, एक बात। दूसरी बात ये कि आर्थिक न्याय की जो बात होती है, हमने ये कहा कि इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए रिसोर्सेस चाहिए, और रिसोर्सेस जहां चाहिए वहां आप जो है मौलिक अधिकारों के तहत इसको नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह के नैतिक उपदेशों के तहत ही दिए जा सकते हैं कि जिसे जो है न्यायालय में जाकर के लागू न करवाया जा सके। ठीक है, तो आर्थिक न्याय की बात है, इसमें मैंने बताया था। तो मूल अधिकार में तो ये आएगा नहीं, स्पष्ट रूप से आप जान लीजिए। ठीक है, अगर मूल अधिकार में आएगा तो वो क्या हो जाएगा? वो प्रवर्तनीय हो जाएगा, वो न्याय योग्य हो जाएगा। यानी इस व्यवस्था के विपरीत अगर कोई व्यवस्था चल रही है जो आर्थिक न्याय को सुनिश्चित नहीं कर रही है तो आप उसके विरुद्ध कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो 20 का उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है? तो कौन भारतीय संविधान के उद्देश्यों को बताता है? निश्चित रूप से भारतीय संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहा जाता है, यानी जो संविधान का उद्देश्य बताए वो क्या है? उद्देशिका है। तो मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, राज्य के नीति निदेशक तत्व और संसद, तो ये जो है लोअर में पूछा गया, 13 में पूछा गया, और निश्चित रूप से संविधान की प्रस्तावना 20 का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। 17, संविधान में दिया गया आमुख। अब यहां पे किसकी बात हो रही है? प्रस्तावना की बात हो रही है। संविधान में दिया गया आमुख न्यायालय में लागू नहीं होता है। हाँ, न्यायालय में लागू नहीं होता है। महत्वपूर्ण है और इसकी उपयोगिता है। निश्चित रूप से कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है। शासन करने के उद्देश्यों को उल्लेखित करता है, निश्चित रूप से करता है। संविधान के कानूनी अर्थ निर्णयन में सहायता करता है। हाँ, तो जहां अस्पष्टता होती है, जहां संविधान की भाषा नहीं समझ में आती है, वहां पर जो है अस्पष्टता के लिए प्रस्तावना को ही देखा जाता है। तो चौथा भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 चारों के चारों सही हैं, तो डी हमारा उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है, जन्म पत्री कहा है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी, महात्मा गांधी। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2013 का सवाल और के.एम. मुंशी इसका उत्तर। तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में किसने क्या कहा है, पूरे एक स्लाइड पर हमने 8-10 लोगों के विचारों को भी
देखा है, लेकिन अब देखिए कि इतने ज्यादा वाइड रेंज में हमने संविधान की प्रस्तावना पर कौन कौन लोगों ने क्या क्या विचार दिए हैं इसको कवर किया था, उसके बाद भी ये छूट गया। देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा? ये इसलिए भी छूट गया कि प्रस्तावना से रिलेटेड नहीं है, ये संविधान से ही रिलेटेड है। ठीक है। B.R. अम्बेडकर, महात्मा गांधी, दीनदयाल उपाध्याय, मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप ये देखिए, ये MPPCS प्री का क्वेश्चन है। MPPCS आसान सवाल बनाने के लिए जाना जाता है। अब की क्या स्थिति है पता नहीं, लेकिन उस समय तक हम देखते हैं तो समझ में आता है। अब देखिए, दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, ये तो संविधान सभा के सदस्य भी नहीं रहे होंगे, नहीं रहे ही। मोहम्मद अली जिन्ना, ये तो पाकिस्तान के निर्माता, बात तो निश्चित रूप से भारत के ही संविधान की हो रही है। ठीक है। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य ही नहीं थे, ये कई बार मैंने आपको बताया है। तो अब ये बताइए कि 3 के 3 लोग रिलेवेंट नहीं हैं, तो एक ही नाम बचा, और वैसे भी अगर दिमाग हम लगाएं तो यही नाम आएगा। तो उत्तर है ए। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। तो बेरूबारी मामले में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। यह महत्वपूर्ण है। इसमें संविधान निर्माताओं के विचार प्रतिबिंबित होते हैं। जहां संविधान के प्रावधानों में अस्पष्टता होती है, वहां संविधान की उद्देशिका हमें मार्ग दिखाती है, लेकिन यह संविधान का हिस्सा नहीं है बेरूबारी मामले में। और यह निर्णय पलटा कब? केशवानंद भारती मामले में। तो ए हमारा उत्तर है। किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? अगला, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? लिखित रूप में भी और मुंह से भी पढ़ाते समय ये मैंने कई बार बोला, और यहां पे थोड़ा निगाह आप डालिएगा। अभी तक 1 या 2 ऐसे हम देखते थे। अगर इसको मैं देख रहा हूं तो वो जो आजकल काफी वीडियो चलता है, देख तेरा बाप आया। तो अब ये सब प्रश्नों को देखते हुए किस किस एग्जाम में पूछा गया है, और अचानक आपको ये दिख जाए, ठीक है, तो ये प्रश्न कह रहा है अन्य प्रश्नों से क्या कि देख तेरा बाप आया। इतना ज्यादा प्रश्न ये रिपीट हुआ है। UPPCS मेंस में ही 13 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, प्री में 8 में पूछा गया, GIC में भी 8 में ही पूछा गया, और उत्तराखंड PCS 12 में पूछा गया। बहुत ठीक है। तो भारतीय संविधान कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? मूल अधिकार, राज्य के नीति के निर्देशकता, तो उद्देशिका, संविधानिक उपचारों का अधिकार। तो उद्देशिका, यहां पे कंफ्यूज क्या किया गया? संवैधानिक उपचारों का अधिकार देकर के कंफ्यूज किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है, लेकिन संविधान की आत्मा संविधान की उद्देशिका को कहा जाता है। यही अगर पूछा जाता कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे बताया है, तो आप कहेंगे कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को बताया गया है। ठीक है। तो ये यहां पे उलझाया जा सकता था। ठीक है। तो ऐसे एकदम क्लियर कट चीजों को समझने की जरूरत होती है। 22, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अब यहां पे देखिए, इतना पढ़ाई करने के बाद यहां पे नील बटा सन्नाटा कर दिया इन्होंने, ऐसा प्रश्न बना करके। तो कभी कभी तो इस तरह के प्रश्न बना लेते हैं कि पता नहीं क्या जानना चाहता है एग्जामिनर। किताबों को हम देखें तो किताबें कितना गहराई में है हमको दिखता ही है, और उसके बाद भी इस तरह के प्रश्न। अब आप बताइए, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, और मलक सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। केशवानंद भारती को गायब कर दिया इन्होंने।
जो मेन जजमेंट था और सबसे बड़ी बेंच थी 13 जजों की, केशवानंद भारती की जो पीठ थी, और उसमें जब यह स्पष्ट कर दिया गया कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है और संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है। ध्यान यह रखना है कि मूल ढांचा संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। जब यह कह दिया गया तो कई जजमेंट में इसका रेफरेंस आया है। तो अब जो है उत्तर यहां पे माना जा रहा है कि मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, तो रेफरेंस वहां आया है। फाइनल डिसीजन तो केशवानंद भारती में ही हो गया और मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में उससे बड़ी बेंच नहीं बैठी थी। देखिए, एक चीज यह है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अथॉरिटी है कि वो अपने निर्णय को बदल सकती है, लेकिन उसके लिए यह है कि अगर 5 जजों की खंडपीठ ने कोई निर्णय दिया है, 5 जजों की पीठ ने कोई निर्णय दिया है, तो उसके डिसीजन को अब 7 जजों की ही पीठ बदल सकती है। यानी कि पूर्व में जितनी बड़ी पीठ थी उससे बड़ी पीठ ही छोटी पीठ के निर्णय को बदल सकती है। तो 13 जजों के निर्णय को 8 जज नहीं बदल पाएंगे। अब 13 जजों का निर्णय बदलना होगा तो अब जो है 15 जज चाहिए। अब तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बहुत अधिक हो गई। ठीक है, तो ऐसे, लेकिन अब इस रेफरेंस से सवाल बना लिया गया है, तो अब इसको क्या हमको करना है? अब इसको रटना ही होगा हमको, और इसलिए मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया इसका उत्तर है। ठीक है, ये सब भी समझते हुए चलिए। और एक बात और है कि सारी पॉलिटी पढ़ लेंगे तो आप सवाल कितना उम्मीद करते हैं कि आप सही कर लेंगे? 25 में 22, 23, 1-2 प्रश्न तो ऐसे ही होंगे ही कि जिसे आप नहीं हल कर पाएंगे। अगला, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है। अब देखिए वही प्रस्तावना की बात, तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा, 1, 2, 3, 4। तो अभी इसको जल्दी से देखिए। तो सामाजिक तथा आर्थिक न्याय की बात की गई, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की गई है, अवसर की समानता की बात की गई है, और व्यक्ति की प्रतिष्ठा यानी व्यक्ति की गरिमा की बात की गई है। तो सभी चारों के चारों ही इसके उत्तर हैं। अब आ गए हम 24वें प्रश्न में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। प्रजातांत्रिक भारत शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, हम भारत के लोक शब्दों से, तो हम भारत के लोक शब्दों से भारत की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। यानी कि भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, यानी कि जनता सर्वोच्च है, जनता के पास ही सर्वोच्च प्राधिकार है, जनता ही परम सत्ता है। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? धर्मनिरपेक्ष को बड़ा डिटेल में मैंने पढ़ाया था। भारत में अनेक धर्म हैं, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। प्रश्न फिर से, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो निश्चित रूप से भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। अगर ये हो कि भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है तो कहीं ना कहीं कहने के लिए तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है कहने के लिए। भारत में अनेक धर्म हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी अनेक धर्म हैं। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है तो निश्चित रूप से पाकिस्तान की सरकार, बांग्लादेश की सरकार इसमें हस्तक्षेप तो नहीं ही करती है। लेकिन वहां क्या है कि वहां पे पाकिस्तान बांग्लादेश में क्या है कि वहां के स्टेट का भी अपना एक धर्म है जो कि इस्लाम है, और
जिस स्टेट का अपना धर्म होता है, जिस राज्य का अपना धर्म होता है, इसका सीधा सा मतलब है वो होता है कि राज्य का जो धर्म होता है और राज्य के धर्म को मानने वाले राज्य में रहने वाले व्यक्ति प्रथम स्तर के नागरिक होते हैं, और राज्य जिस धर्म को मानता है उस धर्म को न मानने वाले और किसी और धर्म को मानने वाले और उस राज्य की सीमा में रहने वाले द्वितीय नागरिक हो जाते हैं। जैसे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में इस्लाम राज्य का धर्म है और जो वहां हिंदू, ईसाई, बौद्ध, सिख हैं वो द्वितीय स्तर के नागरिक हैं और इस्लाम को मानने वाले प्रथम श्रेणी के नागरिक हैं। ये बातें कही जाए, लिखी जाए, ये जरूरी नहीं है, ये व्यवहार की बात, ठीक है। तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? आप ये देखिए कि करीब अभी तक 26 में से 6-7 प्रश्न हम ऐसे देख चुके हैं, बल्कि ज्यादा ही, कि जिसमें केवल और केवल प्रस्तावना को पढ़ने से ही हमें जो है इसका उत्तर मिल जाता, ठीक है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है इसको समझिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। IAS 2017, UPPCS 2008। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। सार्वभौमिकता, समाविष्टवाद, और ये देखिए ये डी का ही ऑप्शन है, थोड़ा इधर आ गया, अंतःक्रियावाद और समाजवाद। तो भारत में क्या है? सार्वभौमिक एडल्ट फ्रेंचाइज है, ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ठीक है। तो यह सार्वभौमिकता का सिद्धांत है कि सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, इसलिए एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत से जोड़ करके इसको हमने देखा था और उसमें बड़ी लंबी हम बात किए थे कि सभी व्यक्ति समान हैं। इस सिद्धांत को मानते हुए एक व्यक्ति और एक वोट, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। तो ऐसे ये है कि आप जो पढ़ते हैं उसको आप जोड़ करके समझ पाते हैं कि नहीं, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई प्रश्न ऐसे होंगे ही होंगे जो ट्विस्ट होंगे, और मैं कह रहा हूं कि अभी तो बहुत कम ट्विस्ट हो रहे हैं। यूपी के लोक सेवा आयोग की मैं खास करके बात कर रहा हूं। आप एनडीए और सीडीएस के क्वेश्चंस देखिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस उसमें बनाए जा रहे हैं निश्चित रूप से। अगला, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, यानी कि मूल संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, उसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करने का प्रयास किया गया, 1975 लिखा गया। तो बंधुत्व, संप्रभु, समानता, निश्चित रूप से अखंडता शब्द नहीं था, अखंडता शब्द नहीं था। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। तो 28 का डी हमारा उत्तर है। अगला, तो यूपीपीसीएस प्री 2009 का ये प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से सही बताइए कि इनमें से कौन सही है। पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना, तो निश्चित रूप से सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, निश्चित रूप से सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, गलत है। संशोधन किया जा सकता है, लेकिन केवल इतना ही ध्यान रखना है कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर उससे जो है गड़बड़ नहीं होना चाहिए, उससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। किया जा सकता है और किया भी गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता,
तो ये भी सही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ये रद्द नहीं कर सकता। तो क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सही है? तो 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो 1, 2 और 4 बी हमारा उत्तर है। तो 29 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। अगले प्रश्न पे आइए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा लाया गया था? तो हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो 42वां संविधान संशोधन 20 का उत्तर है। हल्के प्रश्न है ये। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे। इस प्रश्न को मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझ पाएं कि एक ही चीज को कैसे घुमा घुमा कर पूछा जाता है। अब जो यहां प्रश्न पूछा गया है असल में यही प्रश्न आगे भी है, ठीक है। समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किए गए थे 41वें संशोधन द्वारा। तो 42वां संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। जो लोग नए हैं उनको दिखाने के लिए आप ये बस समझिए, यूपीपीसीएस प्री में 91 में, यूपीपीसीएस प्री में 2010 में, यूपीपीसीएस मेंस में 2013 में। तो कभी भी अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर को अच्छे से याद करते हैं, 2-4 बार हल कर लेते हैं, इस तरह के वीडियो देख करके अच्छे से समझ भी लेते हैं, तो आपको लाभ होगा। क्योंकि प्रश्न रिपीट होते ही हैं, वो इसलिए आप पूछेंगे कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्योंकि हम भी लोग भी क्वेश्चंस बनाते हैं टेस्ट के लिए, और हम ये जानते हैं कि कोई नया क्वेश्चन फॉर्म करना काफी मेहनत का काम है। और असल में ये जो हमारी सरकारी व्यवस्था है उसमें मेहनत का तत्व बहुत कम हो गया है। ऐसे में यूपीपीसीएस की मैं केवल बात कर रहा हूं आपसे, ये ध्यान रखिए। जो भी बात मैं कह रहा हूं, चूंकि मैं भी यूपी का ही हूं तो मैं यूपीपीसीएस की बात कर रहा हूं, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात कर रहा हूं। क्योंकि हम लोगों को काफी उम्मीद थी कि जब सिलेबस बदलेगा तो स्टैंडर्ड बढ़ेगा। अब स्टैंडर्ड बढ़ने में केवल उन्होंने इतना ही किया है कि ऐसा फैक्ट खोज करके ला रहे हैं कि जो फैक्ट पॉपुलर फैक्ट न हो, इन जनरल नहीं लोग जानते हो। इसी बार जो पेपर हुआ था उसमें जो है 2 पेपर नेट से थे जो सीधे सीधे वहीं से उठा करके लाए गए थे। अब चूंकि क्या है कि अब जो है पूरा इंटरनेट का बहुत जो है तगड़ा मामला हो गया है, तो आप कोई प्रश्न डाल देंगे तो वो कहीं से निकल के आ जाता है। तो 2 प्रश्न तो नेट के पेपर से पूछे गए थे, और वो भी सब्जेक्ट एकदम अलग था, ठीक ना। तो नया क्वेश्चन फॉर्म करना मुझे लगता है कि इन लोगों को मुश्किल लगता है, और इसीलिए स्टैंडर्ड यूपी में बढ़ नहीं पा रहा है क्वेश्चंस का कॉन्सेप्चुअल लेवल पे। हाँ, आप अगर उसी को स्टैंडर्ड मानते हो कि जो पॉपुलर फैक्ट नहीं है और उसको उठा लिया गया सीधे सीधे, जो आपको नहीं पता है कि अरे ये क्या है, लेकिन मैं उसको मानता हूं कि आपको पता हो जिस प्रश्न का उत्तर, और उस पे आपको एग्जामिनर जो है झुमा दे, आपको उसमें उलझा दे कि अब बताइए, पता तो आपको है, एक वर्ड दे दिया। जैसे अभी देखिए एक प्रश्न था ना, मौलिक अधिकार उद्देशिका, राज्य के नीति निदेशक तत्व उद्देशिका, ऐसे करके एकदम पॉपुलर प्रश्न है, लेकिन आप उलझ जाएंगे उसमें। तो इस तरह के, ठीक है, बड़ी लंबी राम कथा हो गई। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। कुल मिला के बात चर्चा को जो है कंक्लूड करते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर रिपीट होंगे ही होंगे यूपी में, ये ध्यान रखिए, ठीक है। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया? तो एक सार्वभौम, ठीक है, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न को ही यहां पे, तो प्रीवियस ईयर का पेपर देखने से यह भी पता चलता है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, सी इसका उत्तर है हमारा।
अगला, निम्नांकित में से कौन सा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था? अब देखिए उसी प्रश्न को कैसे घुमा दिया गया। संप्रभुता, व्यक्ति की गरिमा, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, निजता, निश्चित रूप से समाजवाद, पंथ निरपेक्ष। अगला, निम्न शब्दों पर विचार करें। समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। सही शब्दों का विचारानुसार क्रम दीजिए। मैंने आपको बताया था कि मैंने ऐसे पीपीटी पे पढ़ाया, फिर प्रस्तावना पे हम गए, उसमें भी मैंने दोहराया। तो मैंने ये भी आपको बताया कि देखिए जो मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द का जिक्र नहीं किया गया था, क्योंकि हमारे संविधान के निर्माता ये नहीं चाहते थे कि भारत का संविधान किसी खास विचारधारा को रिप्रेजेंट करे या किसी आर्थिक प्रणाली से वो सीमित हो जाए। ये दोनों चीजें नहीं चाहते थे, उन्होंने इस तरह के शब्दों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इसे इंदिरा गांधी की सरकार ने संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा, यानी संसद के माध्यम से, और इसको बहुत अहमियत दिया। इसे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बाद दूसरे नंबर पे रखा समाजवादी शब्द को। ये मैंने बताया था। फिर मैंने ये बोला था कि आप कहेंगे कि ये क्या बता रहे हैं कि दूसरे नंबर पे रखा था, तो मैंने बताया था कि सभी विकल्प को बिखरा दिया जाएगा और पांचों के पांचों आदर्शों को, और आपको कहा जाएगा कि इनको सही क्रम से सजाइए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी यहां सार्वभौमिक की बात हो रही है। दूसरे नंबर पे है समाजवादी, तीसरे नंबर पे है पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, और चौथे नंबर पे है प्रजातांत्रिक, और पांचवें नंबर पे है गणतंत्र। संविधान के 5 आदर्श। तो सी के बाद ए के बाद डी, और डी के बाद बी। ए हमारा इसका उत्तर है। ठीक है, आइए देखें क्या इसमें हम दिमाग लगा सकते हैं। थोड़ा सा हम लोगों को प्रश्न करने की ट्रिक भी सीखते चलनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हमें ये याद है सार्वभौमिक, तो याद ही होगा कि संपूर्ण प्रभुता संपन्न है, तो ये याद है। ठीक है, तो ऑप्शन हम देखें, तो हम ऑप्शन देखते हैं तो केवल और केवल इसको छोड़ करके 3 के 3 ऑप्शंस रहते हैं। अगर ये याद हो कि दूसरे नंबर पे समाजवादी है, तो क्या हम इसके उत्तर को पकड़ पाएंगे? तो निश्चित रूप से सी के बाद ए है, और इसमें भी डी है, इसमें भी डी है, तो उत्तर ए हो जाएगा। ऐसे भी हम पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर प्रिपरेशन हो रहा है तो 3 चीजें तो बड़े अच्छे से याद होनी चाहिए। संविधान के सभी भाग, संविधान की सभी अनुसूचियां, और संविधान की प्रस्तावना। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्ष, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो ये तो देखिए एकदम ही रिलेवेंट नहीं है, और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो संविधान की मूल प्रस्तावना में ही लिखा गया था, तो ये भी नहीं है। तो समाजवाद और पंथ निरपेक्ष, इस 2 शब्द को जोड़ा गया, यानी कुल 3 शब्द थे। अखंडता भी शब्द था, लेकिन यहाँ पे जो विकल्प है उसके अनुसार। तो 1 और 3, तो 1 और 3 हमें दिख रहा है बी में, तो 36 का हमारा उत्तर है बी। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो निश्चित रूप से भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। लेकिन अगर यह प्रश्न आ जाए कि क्या संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र लिखा गया है, यानी धर्मनिरपेक्षता शब्द का प्रयोग किया गया है, इस वजह से भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? तो इसका उत्तर है नहीं। संविधान की प्रस्तावना से कोई मूल मतलब नहीं है। और इवन हम संविधान को भी अगर एक तरफ रख दें, तो भारतीय समाज का ही चरित्र धर्मनिरपेक्षता का रहा है। हजारों वर्षों की हमारी संस्कृति रही है, जो कि सभी धर्मों का आदर करना हमें सिखाती है, सभी धर्म समान है ये हमें बताती है। वो हमें ये भी बताती है कि सभी एक
की मंजिल एक ही है, बस इनके रास्ते अलग अलग हैं। तो भारत के आज चूंकि समाज और संस्कृति ही सर्वधर्म समभाव की है और इसलिए भारत का संविधान भी धर्मनिरपेक्ष संविधान है। केवल प्रस्तावना में लिख देने से भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान नहीं है, बल्कि संविधान की जो मूल आत्मा है वो धर्मनिरपेक्ष ही है। और हम जानते ही हैं कि मौलिक अधिकारों के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है। ठीक है, तो 37 का हमारा उत्तर हो गया बी। ये हमारा अंतिम प्रश्न था। कुल 37 प्रश्नों को हमने देखा, पहले हमने 40 लिखा था। ठीक है, तो प्रश्न कम हो गए, कभी ज्यादा भी हो जाते हैं। ठीक, तो इस लेक्चर में बस इतना ही। मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं इसी तरह के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। नमस्कार।